ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े युवा। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा, अगर 28 जून तक नहीं दिया इस्तीफा तो और तेज होगा ये आंदोलन। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में भड़की कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी। कहा, कुकृत्य है ये, जांच के नाम पर लीपापोती के लगाए आरोप। राम मंदिर से 70 बार चोरी होने का मामला आया सामने। सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। कहा, जो लूट रहे हैं उनका नाम काले अक्षरों से लिखा जाएगा। अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर रहेंगी कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी। कई परियोजनाओं का करेंगी लोकार्पण। कई बैठकों में भी लेंगी हिस्सा। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लिखा लेख। कहा, ईरान अमेरिका जंग में भारत करता मध्यस्थता तो पाकिस्तान की नहीं होती कोई पूछ। सोनिया के लेख से घिरी सरकार। पटना कोचिंग सेंटर में फायरिंग का मामला। खान सर को 30 जून तक राहत। पुलिस ने कोर्ट में पेश की अपडेटेड केस डायरी। पंजाब में वीबीजी रामजी योजना लागू। आप सरकार ने पहले किया था विरोध। राज्य सरकार ने जारी की स्कीम लागू करने की अधिसूचना। डीयू एडमिशन में राहत। रीवैल्यूएशन के छात्र पुराने मार्क्स डालकर भी कर सकेंगे अप्लाई। जारी है प्रवेश प्रक्रिया। आज से सेशेल्स के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। आजादी के स्वर्ण जयंती समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी से द्विपक्षीय समुद्री सुरक्षा, व्यापार और उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर होगी चर्चा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन ने उरुग्वे को दी मात। 1-0 से जीता मैच। इस हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर हुई उरुग्वे की टीम। अमेरिका का ईरान पर बड़ा अटैक। मिसाइल ड्रोन साइट्स को बनाया निशाना। बीते दिन होर्मुज में कार्गो शिप पर हुए हमले का लिया बदला। अमेरिकी हमलों पर ईरान की सेना IRGC का पलटवार। मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को बनाया निशाना। पीस डील पर गहराया संकट। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो में मतभेद की अटकलें। इजराइल पर आमने सामने आया राष्ट्रपति ट्रंप के दोनों खास। व्हाइट हाउस ने दावों को किया खारिज। 900 से ज्यादा जान जाने के बाद फिर कांपी वेनेजुएला की धरती। 4.9 तीव्रता के भूकंप के झटकों से सहमे लोग। तबाही से उभरने की कोशिश में वेनेजुएला सरकार। बांग्लादेश की तीस्ता परियोजना पर चीन की सफाई। कहा, हमारा सहयोग किसी के खिलाफ नहीं। पीएम तारिक रहमान के बीजिंग दौरे पर हुआ तीस्ता समझौता। अनिल अंबानी और रिलायंस इंफ्रा को बड़ा झटका। सेबी ने खारिज की सेटलमेंट याचिका। 6,526 करोड़ के हेरफेर से जुड़ा है मामला। इस हफ्ते भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में आया बड़ा उछाल। 96.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 672.587 अरब डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी किया डेटा। होर्मुज खुलने के बाद भी जारी रहेगा तेल संकट। 4 महीने में 1.15 अरब बैरल का हुआ नुकसान। वैश्विक मांग पर भी दिखेगी कीमतों में उछाल का असर। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का दावा। भारी आर्थिक दबाव और अस्थिरता के दौर का सामना कर रहा भारतीय विमानन क्षेत्र। 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड घाटे का अनुमान। महंगे ईंधन और कमजोर रुपए का असर। फॉक्सवैगन में 89 साल के इतिहास में सबसे बड़े बदलाव की तैयारी। 1 लाख नौकरियों में कटौती और 4 प्लांट बंद होने की खबर। मैनेजर मैगजीन की रिपोर्ट में दावा। वेनेजुएला में 2 दिन पहले एक के बाद एक आए 2 भूकंप के बाद लोग अभी मलबे से अपनों की लाशें ही निकाल रहे थे कि कल रात एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के उत्तरी तट के पास आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.9 मापी गई है।
विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में और भी आफ्टर शॉक महसूस किए जा सकते हैं। इसी बीच भारत ने इस मुश्किल की घड़ी में वेनेजुएला की मदद के लिए बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि बुधवार शाम को वेनेजुएला में कुछ ही सेकंड के अंतराल में 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे। सीस्मोलॉजिस्ट के मुताबिक दूसरा भूकंप पहले झटके के महज 39 सेकंड बाद आया था। वैज्ञानिक भाषा में इस तरह की घटना को डबल इवेंट कहा जाता है। इन दोनों भूकंप का केंद्र राजधानी काराकास से करीब 100 मील पश्चिम में मोरोन के आसपास बताया गया था। भूकंप के तेज झटकों ने काराकास और उत्तरी वेनेजुएला के कई हिस्सों में भारी तबाही मचाई। कई बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हो गई, जबकि सड़कों, पुलों और संचार नेटवर्क को भी गंभीर नुकसान पहुंचा। इस भीषण मानवीय संकट के बीच भारत ने एक सच्चे दोस्त की तरह मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत ने ऑपरेशन अमिस्टाड के तहत राहत सामग्री और मेडिकल सहायता वेनेजुएला भेजी है। स्पेनिश भाषा में अमिस्टाड का अर्थ होता है दोस्ती, और इस ऑपरेशन का मकसद मुश्किल वक्त में वेनेजुएला के लोगों के साथ खड़ा होना है। दिल्ली के पास स्थित हिंडन एयरबेस से भारतीय वायुसेना के 2 C-17 ग्लोबमास्टर विमान राहत सामग्री लेकर रवाना किए गए। भारतीय सेना की 60 पैराफील्ड हॉस्पिटल की 41 सदस्यीय मेडिकल टीम को भी घायलों के इलाज और ट्रॉमा केयर के लिए भेजा गया है। भारत ने अपने अत्याधुनिक पोर्टेबल मॉड्यूलर फील्ड अस्पताल भीष्म क्यूब को भी मिशन का हिस्सा बनाया है। आपदा प्रभावित क्षेत्र में इसे कुछ ही समय में स्थापित कर एक पूरी तरह कार्यरत अस्पताल में बदला जा सकता है, जहां 200 मरीजों के इलाज, इमरजेंसी सर्जरी और ICU जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। राहत विमानों में 35 टन से ज्यादा जरूरी सामग्री भेजी गई है, जिसमें जीवन रक्षक दवाइयां, सर्जिकल उपकरण, पोर्टेबल वेंटिलेटर, पानी शुद्ध करने वाली यूनिट्स और खाद्य सामग्री शामिल है। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। उन्होंने लिखा, ऑपरेशन अमिस्टाड शुरू हो गया है। आज IAF MCC के 2 C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हुए। ये विमान भूकंप के बाद राहत कार्यों में मदद के लिए जरूरी सहायता सामग्री लेकर गए हैं। इस सहायता में भारतीय सेना की एक फील्ड हॉस्पिटल यूनिट और 35 टन से ज्यादा राहत सामग्री, दवाइयां और मेडिकल उपकरण शामिल हैं, जिनमें 2 भीष्म क्यूब भी हैं। भारत इस मुश्किल समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। वेनेजुएला में जैसे जैसे मानवीय संकट गहराता जा रहा है, वैसे वैसे अंतर्राष्ट्रीय मदद भी बढ़ती जा रही है। कई देशों और वैश्विक संगठनों ने खोज एवं बचाव दल, मेडिकल स्टाफ और राहत सामग्री भेजने की घोषणा की है। आने वाले दिनों में और अंतर्राष्ट्रीय टीमों के प्रभावित इलाकों में पहुंचने की उम्मीद भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि इस आपदा में अब तक 920 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग घायल बताए जा रहे हैं। बचाव दल मलबे में दबे 51,000 से ज्यादा लापता लोगों की तलाश में दिन रात जुटे हुए हैं। हालांकि प्रभावित इलाकों में टूटी सड़कों, बिजली संकट और संचार व्यवस्था ठप होने की वजह से राहत और बचाव अभियान को तेज गति से चलाना काफी मुश्किल हो रहा है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बड़े भूकंपों के बाद आफ्टर शॉक्स आना सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन ये झटके पहले से क्षतिग्रस्त इमारतों को पूरी तरह गिरा सकते हैं और मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटे बचाव कर्मियों के लिए भी बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। इसी वजह से कई इलाकों में लोगों को घरों के भीतर जाने से फिलहाल रोका गया है। वेनेजुएला में आई इस भीषण आपदा ने हजारों परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी है। मलबे के नीचे अब भी जिंदगियों की तलाश जारी है, जबकि आफ्टर शॉक्स का खतरा लोगों के डर को और बढ़ा रहा है। ऐसे मुश्किल समय में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आगे आना और प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाना बेहद अहम है। ये त्रासदी एक बार फिर याद दिलाती है कि प्राकृतिक आपदाएं सीमाएं नहीं देखती और उनसे लड़ने के लिए पूरी दुनिया को इंसानियत के आधार पर एकजुट होकर खड़ा होना पड़ता है। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24। बिहार भरत तिवारी विवाद को लेकर घिरी बीजेपी सरकार की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। जनता और विपक्ष इस मामले में पुलिस की मनमर्जी पर सवाल उठा रहे हैं, जिससे सम्राट सरकार पर दबाव बनता नजर आ रहा है। इसी बीच अब राज्य के उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव ने भी तिवारी मुठभेड़ पर बड़ा बयान देते हुए जो कुछ कहा है वो सुनिए। सरकार में हम लोग हैं, तो जो हम लोग का दायित्व है, जो कर्तव्य है, वो किया गया है। मिली है तो जांच कराएंगे, बिना जांच का कोई कार्रवाई। उनके परिवार के सदस्य ने कल उनके भाई ने घोषणा की है कि 7 दिनों में न्याय नहीं मिले नहीं तो सड़कों पर उतरेंगे, एक और भरत तिवारी पैदा हो जाएगा। उसी इस सब पर कोई ज्यादा प्रश्न पूछने नहीं, जो सरकार का दायित्व था कर दिया। जल तो गए भी, कल पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो वहीं आरजेडी प्रवक्ता इजाज अहमद ने इस मुठभेड़ पर सम्राट सरकार को घेरते हुए क्या कहा, सुनिए।
देखिए, बिहार में 29 इनकाउंटर हुए हैं, 29 में 8 की मौत हो गई और ये हाफ इनकाउंटर फुल इनकाउंटर करके लोगों को बरगलाते रहे और राजनीतिक रूप से बाजीगरी दिखाते रहे। और मुख्यमंत्री के स्तर से जिस तरह से कहा गया कि उत्तर प्रदेश में बाबा है, पश्चिम बंगाल में दादा है, बिहार में सम्राट है, और उसी के 2 घंटे के बाद इस तरह की घटना सामने आ गई, तो अब कहां गए बाबा और दादा और सम्राट? सबकी हवा निकल गई। हम लोग बार बार कहते थे कि इस तरह की जो नीति अपनाई जा रही है एनकाउंटर की, कहीं से उचित नहीं है और ये कहीं ना कहीं भारत के संवैधानिक व्यवस्था के इतर जाकर के काम हो रहा है। और इस तरह की व्यवस्था थोड़े देर के लिए आपको राजनीतिक रूप से लाभ लेता हुआ नजर जरूर आ रहा होगा, लेकिन इसका व्यापक हानि है। समाज में नफरत का माहौल खड़ा हो रहा था। समाज को आप कहीं ना कहीं इस तरह से खड़ा कर रहे थे कि ये हमारे वाले हैं, ये उनके वाले हैं। ये नीति ठीक नहीं थी। और जब मंत्री के तरफ से बयान आने लगा तो ये अब लोगों के बीच भी चर्चा होने लगा कि इनके वाले के साथ हुआ, तभी इन्होंने कहीं ना कहीं इस तरह का बयान देना शुरू किया। और जो उनके वाले के साथ हो रहा था तो बहुत खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि अपराधियों को वो लोग संरक्षित करते हैं। आज कहां चले गए? देखिए, पुलिस किसी का नहीं होता है। अब पुलिस को मैनेज करने वाले लोग हर जगह बैठे हुए हैं। अपराधियों को जो है राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, तभी तो जो सरकार के लोग चाहते हैं उसको फंसाते भी हैं, बचाते भी हैं और एक अन्य मार्ग ले जाकर के मिलवाते भी हैं। आखिर कारण क्या है? एक अन्य मार्ग तक किसकी पहुंच होती है? हमारी आपकी तो नहीं है, उनकी आराम से हो जाती है। तो ऐसे लोगों पर जो इनकी कृपा दृष्टि रहती है और वैसे लोगों पर इनकी जो गिद्ध दृष्टि रहती है, ये कहीं से उचित नहीं है। भरत तिवारी मामला लगातार गर्माता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इस विवाद में क्या कुछ सच्चाई निकलकर सामने आती है। अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों की तरफ से चढ़ाए गए चढ़ावे में लूट को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष के लगातार हमलों के बाद बीजेपी सरकार की तरफ से एसआईटी गठित की गई, जिससे मामले की जांच हुई और कई बड़े खुलासे भी हुए। और अब चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठने के बाद 8 लोगों पर एफआईआर हुई है। पुलिस ने उनसे पूछताछ की, कोर्ट के आगे उन्हें पेश किया गया और अब सभी आरोपियों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जिन पर एक्शन लिया गया उनमें मंदिर व्यवस्था से जुड़े राम शंकर यादव टिन्नू का नाम शामिल है, जो मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय के ड्राइवर थे। इसके अलावा ट्रस्ट कर्मी अनुकल्प मिश्र, इनका बहनोई लवकुश मिश्र, टिन्नू का भतीजा मनीष यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्र, अविनाश शुक्ल और रिटायर्ड बैंक कर्मी सुभाष श्रीवास्तव भी शामिल है। वहीं इस मामले में शुरू से ही विवादों में रहे मंदिर के ट्रस्टी चंपत राय का नाम शामिल नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या चंपत राय को जानबूझकर बचाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अगर चंपत के सहारे राम मंदिर का चढ़ावा चंपत करने वाला टिन्नू एसआईटी के हत्थे चढ़ सकता है, तो चंपत पर कार्रवाई करने से एसआईटी को कौन रोक रहा है? इस बीच ये खुलासा भी हुआ कि मंदिर की तरफ से चढ़ावे को लेकर जो ऑडिट कराया गया था उसमें पिछले 3 साल से चोरी की बातें हो रही थी, लेकिन मंदिर ट्रस्ट ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसे लेकर अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि ये सब साजिश है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि जनता कह रही है कि पहले एसआईटी के बहाने सारे सबूत साफ कर दिए गए होंगे और ये निश्चित कर लिया गया होगा कि किन बड़ी मछलियों को बचाना है और किसको फंसाना है। उसके बाद एफआईआर हो रही है। लगता है एसआईटी को पहले रिपोर्ट बनाकर दे दी गई होगी और उसके हिसाब से जांच की गई होगी, मतलब निष्कर्ष पहले ही निकाल लिया गया होगा। वहीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने भी यही दावा किया है कि सभी मुख्य आरोपी तो बाहर हैं। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे की ये खबर ऐसे वक्त में सामने आई जब एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर पहली एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। ये 8 लोगों पर दर्ज हुई है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि चंपत राय अब डर में है कि कहीं उन पर भी एक्शन ना हो जाए और इसीलिए उन्होंने एहतियात के तौर पर पहले ही अपना रास्ता नाप लिया है। लेकिन उनकी मुश्किलें इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने चंपत राय पर सख्त एक्शन लेने और जांच कराने की मांग की है। तो साफ है कि चंपत राय भी आने वाले वक्त में बुरी तरह घिरने वाले हैं।
केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए 6 भारतीय सैनिकों के नाम पहली बार आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक कर दिए हैं। करीब 13 महीने बाद इन वीर जवानों के नाम नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट के रोल ऑफ ऑनर में शामिल किए गए। इसके साथ ही राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की 3D डिजिटल वॉल पर साल 2025 के खंड में भी उनके नाम अंकित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के त्याग चक्र में ग्रेनाइट की 16 गोलाकार दीवारें बनी हुई है, जिन पर आजादी के बाद देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के नाम, उनकी रैंक और यूनिट दर्ज हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर के 6 शहीद भी इस गौरवशाली सूची का हिस्सा बन गए हैं। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में जो 6 जवान शहीद हुए हैं उनके नाम हैं, पहले है लांस नायक दिनेश कुमार। हरियाणा के रहने वाले लांस नायक दिनेश कुमार 5 फील्ड रेजिमेंट में तैनात थे। वो जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाकिस्तानी गोलाबारी का जवाब देते हुए 7 मई 2025 को शहीद हुए। बताया गया है कि शहादत के समय उनकी पत्नी गर्भवती थी। दूसरे थे एविएटर मुरली नायक। आंध्र प्रदेश के निवासी एविएटर मुरली नायक 851 लाइट रेजिमेंट से जुड़े थे। उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ रोकने के अभियान के दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गए और 9 मई 2025 को वो शहीद हो गए। तीसरे थे सार्जेंट सुरेंद्र कुमार वीएम। राजस्थान के रहने वाले सार्जेंट सुरेंद्र कुमार भारतीय वायुसेना की 39 विंग में मेडिकल असिस्टेंट के रूप में तैनात थे। आरएसपुरा सेक्टर में हमलों के दौरान घायल सैनिकों को चिकित्सा सहायता पहुंचाते समय 10 मई को पाकिस्तानी गोलाबारी में वो शहीद हो गए। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया। उसके बाद थे सूबेदार मेजर पवन कुमार। हिमाचल प्रदेश के सूबेदार मेजर पवन कुमार मुख्यालय 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड में तैनात थे। उनकी सेवानिवृत्ति में महज 2 महीने शेष थे, लेकिन उन्हें स्वयं सीमावर्ती क्षेत्र में अंतिम पोस्टिंग चुनी थी। राजौरी सेक्टर में पाकिस्तानी फायरिंग के दौरान घायल होने के बाद 10 मई को उन्होंने अंतिम सांस ली। उसके बाद 5वें थे राइफलमैन सुनील कुमार। 4 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के राइफलमैन सुनील कुमार जम्मू के रहने वाले थे। उन्होंने अंतिम समय तक अपनी चौकी नहीं छोड़ी और दुश्मन के बेहद करीब आने पर बंकर से बाहर निकलकर मुकाबला किया। उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र प्रदान किया गया। और छठे जवान थे हवलदार सुनील कुमार सिंह। बिहार के रहने वाले हवलदार सुनील कुमार सिंह 237 फील्ड वर्कशॉप कंपनी में तैनात थे। उन्होंने पाकिस्तानी ड्रोन गतिविधियों की समय रहते जानकारी देकर सुरक्षा बलों को सतर्क किया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो अपनी पोस्ट पर डटे रहे। बाद में उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया। उनकी शहादत 6 जून 2025 को हुई। ऑपरेशन सिंदूर के 6 शहीदों में से 2 जवानों को वीरता पुरस्कार भी प्रदान किए जा चुके हैं। राइफलमैन सुनील कुमार को मरणोपरांत वीर चक्र, जबकि सार्जेंट सुरेंद्र कुमार को वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया। बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी। इस हमले के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए जवाबी कार्रवाई की योजना बनाई। 6 और 7 मई 2025 की रात भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले किए। भारत सरकार के मुताबिक इस अभियान में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा से जुड़े कुल 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया गया। ऑपरेशन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव भी बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच लगभग 4 दिनों तक हवाई और सैन्य गतिविधियां जारी रही। 10 मई 2025 को दोनों देशों के सैन्य अभियान महानिदेशकों यानी कि डीजीएमओ के बीच बातचीत के बाद सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी थी। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को जो निशाना बनाया था, बाद में उनकी सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी मैक्सर द्वारा जारी तस्वीरों में पाकिस्तान के सरगोदा, नूर खां, भोलारी और सुक्खूर एयरबेस पर हमलों से पहले और बाद की स्थिति भी दिखाई गई थी। भारत का दावा है कि इन हमलों से पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचा था। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए इन 6 सैनिकों के नामों का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर दर्ज होना केवल एक औपचारिक सम्मान नहीं, बल्कि उन वीर जवानों के अदम्य साहस, कर्तव्यनिष्ठा और सर्वोच्च बलिदान के प्रति पूरे राष्ट्र की श्रद्धांजलि है। भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में इन अमर वीरों के योगदान को सदैव याद रखेगा।